नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों अब ये बात तय मानी जा सकती है कि भारत और फ्रांस दोनों मिलकर EMCA फाइटर जेट जो कि 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसके लिए इंजन संयुक्त रूप से मिलकर बनाएंगे, जिसे कि फ्रांस का जो साफरान है वो और भारत का जो DRDO है ये दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर के तहत 125 किलो न्यूटन के इस नए इंजन का डेवलपमेंट करेंगे और इस पर जो साइन होगा वो अगले महीने तक साइन हो सकता है इस डील पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी यहाँ पर आपको समझना बेहद ज़रूरी हो गया। दरअसल दोस्तों अभी तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये डील जैसे साइन हो जाएगी इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि जो भारत का AMC प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम के तहत ये जो इंजन है ये साथ के साथ बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो AMCA Mark 1 है वो तो शुरुआत में उन पे जो इंजन लगेंगे वो GE का 414 इंजन लगाया जाएगा, लेकिन जो बाद का बैच बनेगा, जो नया बैच बनेगा AMCA का, उसमें इस नए स्वदेशी इंजन को लगाया जाएगा जिसे कि भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे। और यही नहीं, इस इंजन का इस्तेमाल बाद के चरणों में जो हमारा TEDBF प्रोग्राम है उस पर भी इसे लगाया जाएगा और तेजस MK2 पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है कि भैया हमने फ्रांस के साथ बातचीत कर ली है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो समस्या ये आई है कि अभी तक हमें ये लग रहा था कि भारत रॉल्स रॉयस के साथ जा सकता है, क्योंकि रॉल्स रॉयस भारत को एक बहुत अच्छा ऑफर भी दे रहा था, खास करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, और एक ग्रोथ परसेंट भी वो हमें दे रहा था। यानी कि हम उन इंजनों का इस्तेमाल भविष्य में कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा हमें नहीं देना था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो फ्रांस के साथ हमने सौदा किया है वो कहीं ना कहीं कुछ बाध्यता भी अपने साथ ज़रूर रखता है। दरअसल दुनिया अब छठी पीढ़ी की तरफ भी आगे बढ़ रही है और ऐसे में जो 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं उन पर जो इंजन लगता है वो लगता है एडेप्टिव साइकिल इंजन। जी हाँ, क्या फ्रांस भारत को इसी तरीके का इंजन टेक्नोलॉजी दे रहा है? दोस्तों दुनिया छठी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को भी बनाना शुरू कर चुकी है और ऐसे में इन छठी पीढ़ी के जो फाइटर्स एयरक्राफ्ट है इनमें जो इंजन लगता है वो लगता है एडेप्टिव साइकिल इंजन्स। ठीक है, क्या फ्रांस भारत को एडेप्टिव साइकिल इंजन की तकनीक दे रहा है? यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत का फूफा प्रोग्राम है यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके लिए भी इसी तरीके के एडेप्टिव साइकिल इंजन की ज़रूरत होगी। रॉल्स रॉयस अपने टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए छठी पीढ़ी के एक एडेप्टिव इंजन पर काम कर रहा है, यानी कि एडेप्टिव साइकिल इंजन पर काम कर रहा है। लेकिन शायद साफरान अपने FCAS प्रोग्राम के लिए छठी पीढ़ी के जो एडेप्टिव साइकिल इंजन है उस पर काम करेगा और शायद काम शुरू भी कर दिया होगा। इसीलिए अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें फ्रांस से अपने AMCA के इंजन कार्यक्रम के लिए इसी तरीके का एडेप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए और इसके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि ताकि हम अपने भविष्य के जो लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें कम से कम 150 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन है उनको लगा सके, जो कि काफ़ी एडवांस भी होंगे और काफ़ी सक्षम भी होंगे। दोस्तों हालांकि 125 किलो न्यूटन का ये जो इंजन बनाया जाएगा वो भी कम नहीं है, इसे हमें पॉजिटिव वे में इसलिए लेना चाहिए कि कम से कम हमारे जो AMCA प्रोग्राम है उस पर काफ़ी तेज़ी से काम होगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये जब इंजन बनना शुरू होगा तो ये उस टाइमलाइन को भी मैच कर जाएगा जो कि AMCA के लिए हमने निर्धारित कर रखी है, और हो सकता है कि हम जल्द ही उस टाइमलाइन को मैच कर जाएं, जिसके तहत हम बाद के चरणों में क्या धीरे धीरे पहले ही चरण में जो हमारे AMCA के प्रोग्राम के जो फाइटर जेट्स हैं उन पर भी इंजन को रिप्लेस करना शुरू कर दें। हालांकि दोस्तों एक बात और है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत रॉल्स रॉयस के साथ नहीं गया, ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है, जिसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी है कि IP और ग्रोथ रेट वो हमको दे रहा था। यानी कि दोस्तों तकनीकी हस्तांतरण में साफरान का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है, कई मौक़ों पर ऐसा समझा भी गया है और देखा भी गया है। लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं कि हमारा ये जो 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट AMC है उसके लिए ये इंजन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और भविष्य में हम अपने जो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाएंगे उसके लिए भी हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए एक एडेप्टिव साइकिल इंजन को भी साथ में मिलकर बनाएं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों अगली अपडेट भारत और मलेशिया को लेकर आ रही है। दरअसल आप सबको मालूम ही है कि भारत ने ऑफर कर रखा है तेजस का मलेशिया को, लेकिन मलेशिया चाहता है कि
भारत के तेजस में किसी भी तरीके के कोई इजरायली कंपोनेंट्स नहीं लगे होने चाहिए। इसीलिए HAL ने अब ये बात कही है कि हम यहाँ पे LCA तेजस में जो इजरायली मूल का एल्टा ELM 2032 लगा है, जिसे कि हम मल्टी मोड रडार कहते हैं, उसके बिना इसे पेश किया जाएगा मलेशिया को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा अधिकांश जो सिस्टम है जो इजरायली है उन सबको बदला जा रहा है, जिसमें कि स्वदेशी आइसा रडार है जिसे कि DRDO ने विकसित किया है, उसे इस पर रिप्लेस किया जा रहा है। क्योंकि जो कॉम्बैक्ट LCA तेजस है सिंगल सीट वाला, उसमें भारतीय निर्मित उत्तम आइसा फायर कंट्रोल रडार लगाया गया है और इसी के बेसिस पर यह पेश किया गया है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के सामने। इसके अलावा फ्रांस की कंपनी थेल्स और DRDO द्वारा विकसित किए गए हेड अप डिस्प्ले यूनिट और डेमोकल्स टारगेटिंग पॉड की भी आपूर्ति की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट सिस्टम भी है, इसका ऑफर भी किया गया है भारत के द्वारा मलेशिया को। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर इजराइल का जो इशू है वो ये है कि मलेशिया इजराइल को मान्यता नहीं देता है और दोनों देशों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक संबंध भी नहीं है, और ऐसे में वो परहेज करता है मलेशिया की किसी भी तरीके का इजरायली कंपोनेंट्स नहीं लगा होना चाहिए LCA तेजस पर। DRDO ने 1200 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं एकेडमिक डिफेंस रिसर्च के लिए, जिसमें कि जो नए नए रिसर्चर्स हैं वो आकर काम करेंगे DRDO के साथ मिलकर। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा करीबन 300 ऐसी अकेडमियाँ हैं जो DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है रिसर्च प्रोग्राम में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1200 से अधिक लोग जो अनुभवी हैं रिसर्च में, उन्हें भी DRDO ने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है ताकि दोनों मिलकर इनोवेट कर सके किसी नई चीज़ को। और यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों DRDO ने गुजरात की एक यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU पर भी साइन किया है, जिसके तहत एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा जहां पर 500 जो बच्चे होंगे वो रिसर्च करेंगे DRDO के साथ मिलकर। तो एक काफ़ी अच्छा कदम माना जा सकता है DRDO के द्वारा। आर्मी चीफ एबेम नरवणे जी ने कहा कि भारतीय सेना नए नए आइडियाज़ के लिए यानी कि नए नए विचारों के लिए तैयार है, जिसके तहत जो भारतीय सेना के लिए फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल्स बनेंगे उनमें इन आइडियाज़ के साथ काम किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि DRDO पहले ही भारतीय सेना के साथ बातचीत कर चुका है, खासकर कि FICV प्रोग्राम, FRCV जो प्रोग्राम चल रहे हैं, यही नहीं इसके अलावा लाइट टैंक प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। और DRDO और L&T दोनों मिलकर एक लाइट टैंक पर काम कर रहे हैं जो कि अपने फैब्रिकेशन स्टेज पर पहुंच चुका है। और यह है इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल है जो कि फ्यूचर का आधार रखकर बनाया गया है, यानी कि ये फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल है। और ऐसे में भारतीय सेना चाहती है कि और भी कई आइडियाज़ आएँ जिससे कि हम इस तरीके के जो हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स हैं या फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स हैं उन पर इन आइडियाज़ को लगाया जाए ताकि और ज़्यादा एडवांस ये बन सके। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप सबको मालूम है, और ऐसे में अब रशिया लगातार कुछ ना कुछ सरप्राइज़ करके दे रहा है। और ऐसे में एक और सरप्राइज़ रशिया ने किया है कि उसने अपनी जो न्यूक्लियर फोर्स है उन्हें हाई अलर्ट पर रखा है, जिसका मतलब ये है कि रशिया ज़मीन हो या फिर हवा हो या फिर पनडुब्बी हो, उसके ज़रिए न्यूक्लियर हमला कर सकता है। और इसीलिए उसने इन्हें स्टैंड बाई पर रखा है जो कि अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। और रूस का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि वो कभी भी तैयार है और उन्हें सिर्फ ऑर्डर चाहिए। तो ऐसे में काफ़ी सारी गहमागहमी बन चुकी है रूस और यूक्रेन के बीच में, और कहा यह जा रहा है कि पुतिन ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में यहाँ पर एक अपनी पपेट सरकार यानी कि कठपुतली वाली सरकार को बैठाया जा सके और दुनिया के सामने ये दिखा दिया जाए कि हमने सिर्फ इनके मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया था, लेकिन रशिया का जो मेन इशू है वो इनकी पॉलिटिक्स में जाकर के घुसना है। और जैसे कि मैं एक उदाहरण लूँगा हांगकांग का। हांगकांग में दोस्तों पपेट सरकार ही रहती है और वहाँ विरोध भी होता है, लेकिन चाइना उसको हमेशा से दबा देता है। तो ऐसे में हालांकि परमाणु अटैक नहीं किया जाएगा क्योंकि रशिया भी जानता है कि इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। और रशिया यहाँ पर दोस्तों पजल इसलिए हो रखा है कि उसके ऊपर कई तरीके के सैंक्शंस अमेरिका ने लगा दिए हैं, यूरोपियन यूनियन ने लगा दिए हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि रशिया को ऐसा लग रहा है कि वो बैकफुट पर आ रहा है। लेकिन रशिया एक सुपर पावर कंट्री है, कैसे वो हार मानेगा। तो वो लगातार साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर डाल रहा है वो दुनिया के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहा है पुतिन के ज़रिए। तो ऐसे में देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो नई खबर आई है कि उसने अपने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है, और कितना प्रभावी होगा ये तो तय समय बताएगा, लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।